नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी भर्ती 2025 के डीवी प्रोसेस के विषय में। आज हम पटवारी भर्ती की पूरी डीवी प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह आपका डीवी होगा, किस तरह आपकी एंट्री होगी, कहाँ पे आपका डीवी होगा, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप सभी अंत तक वीडियो में बने रहिए। जिन भी साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पटवार भर्ती और वीडियो भर्ती से संबंधित पल पल की खबर आपको मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है, पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। डीवी के लिए कैंडिडेट को कॉल किया जा रहा है, उनके लिए रोल नंबर और टीम संख्या डिसाइड कर दी गई है। आपका एग्ज़ाम जो है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कराया गया था, जिसके अध्यक्ष मेजर आलोक राज जी हैं। अब आपका डीवी कहाँ पर होगा उसके विषय में बात करें तो आपका पटवारी भर्ती का डीवी जो है RRTI अजमेर में होने वाला है। ये गोगरा घाटी के पास में पड़ता है, जिसकी फुल फॉर्म अगर हम देखें तो रेवेन्यू रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोगरा घाटी अजमेर है। यहाँ पे आपका डीवी होने वाला है। बात करें डीवी किस तारीख से स्टार्ट हुए थे और कब तक चलने वाले हैं, तो आपका डीवी जो है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट 15 दिसंबर तक होने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएं तो स्टार्टिंग वाले दिन 8 दिसंबर को टोटल 615 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिनका डीवी कराया गया। 9 से 14 दिसंबर को पहले ही कैंडिडेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें 1025 पर डे के हिसाब से अभ्यर्थियों का डीवी कराया जा रहा है। और 15 दिसंबर की बात करें तो इस दिन के लिए 575 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है, जिनको 15 दिसंबर को बुलाया जाना है। इसी के साथ ही इनको यह भी इन्फॉर्म किया है कि 15 दिसंबर वाले जो कैंडिडेट है जिनका डीवी 15 को है, वो विभाग और बोर्ड की वेबसाइट को विजिट करते रहें, क्योंकि यदि इन कैंडिडेट्स का डीवी जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो 15 दिसंबर वाले कैंडिडेट को पहले भी, अर्थात 15 दिसंबर से पहले भी बुलाया जा सकता है। इसलिए जिनका भी 15 दिसंबर को डीवी है, 575 कैंडिडेट्स में से, वो बोर्ड और विभाग की वेबसाइट को बार बार विजिट करते रहें। अब बात कर लेते हैं डीवी किस तरह आपका होने वाला है। जैसे ही आप RRTI अजमेर पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको दीवार पर आपके रोल नंबर और दीवार पर रोल नंबर और टीम संख्या लिखी होगी, जिसे आप देखकर आपको एंट्री दी जाएगी और आपका बायोमेट्रिक वगैरह कराया जाएगा। इसके बाद आप अंदर जाएंगे तो बायोमेट्रिक के बाद आपको टीम के पास भेजा जाएगा। टीम में 2-3 मेंबर रहने वाले हैं जो आपका डीवी करेंगे, अर्थात आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने वाले हैं। अब बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें चाहिए, तो उसकी बात करें तो आपको ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट है उनकी हम बात करते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, पटवारी भर्ती के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आपका पटवार भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो आपने पटवार भर्ती के लिए जब अप्लाई किया था तब भरा था। यदि किसी के पास ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो वो घबराए नहीं, उनको अपनी SSO ID पर जाना है और उसमें रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है उस पर क्लिक करके आप पटवार भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले जा सकते हैं। तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है जिनका पटवार भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म खो चुका है। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो स्क्रूटनी फॉर्म। पटवार भर्ती के रिजल्ट के बाद आपसे एक ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया गया था, वो स्क्रूटनी फॉर्म आपको लेकर जाना है।
बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है। अगर किसी ने नहीं भरा है तो उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उनको स्क्रूटनी फॉर्म की जगह, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म की जगह ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर लेना है और उसके साथ में 100 रुपये का RSSB के सचिव अर्थात भागचंद बदाल जी जो हैं उनके नाम से, RSSB सचिव के नाम से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर RRTI में जाना है। अर्थात ऑनलाइन नहीं भरा है, वो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरकर उस पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव के नाम का लगाकर ले जा सकते हैं। तो इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब बात कर लेते हैं आपकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी डॉक्यूमेंट की। इसमें आपको क्या क्या चाहने वाला है, तो आपको सबसे पहले आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आपकी DOB भी चेक की जाती है और आपकी शैक्षणिक योग्यता भी कंप्लीट की जाती है। DOB के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र भी हो तो वो आप ले जा सकते हैं, बट जन्म प्रमाण पत्र की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि DOB आपकी 10th क्लास की मार्कशीट से ही पूरी हो जाती है। इसके बाद आपके पास 12th क्लास की मार्कशीट वगैरह है, वो लेकर जानी है। इसके बाद आ जाती है ग्रेजुएशन, जिसमें आपने BA, BSc, BCom या BTech या जो भी आपने हाईएस्ट, इनसे ऊपर की हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है और आपने फॉर्म में वो शो किए, तो आपको वो भी लेकर जानी है, प्लस इसकी डिग्री, अर्थात ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री भी साथ में लेकर जानी है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अभी डिग्री आई नहीं है, क्योंकि कुछ की ग्रेजुएशन जस्ट अभी कंप्लीट हुई है तो उनकी डिग्री नहीं आई है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपकी से मिलता है, जो आपकी डिग्री की जगह काम करने वाला है। तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगली बात करें तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए RSCIT का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, या आपने अदर जो भी कंप्यूटर रिलेटेड जो भी डिप्लोमा कोर्स कर किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ये शैक्षणिक योग्यता संबंधित पूरी बात हो चुकी है। इसके बाद हम आ जाते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र पर। मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि एक बार ही बनता है, जिसमें किसी प्रकार का चेंजेस वगैरह नहीं होता है। आप सभी के पास ऑनलाइन वाला होगा, वो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र, सभी कैंडिडेट्स को लेकर जाना है, जिसमें जो TSP एरिया के कैंडिडेट हैं उनको विशेष जाति प्रमाण पत्र ले जाना, विशेष जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है जो उनका बनता है, और नॉन TSP वालों का नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो आपको लेकर जाना है। इसके बाद बात आती है जाति प्रमाण पत्र के बाद EWS, OBC, MBC, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, इनका यदि जाति प्रमाण पत्र पुराना हो चुका है, अर्थात 1 वर्ष से पुराना है, 1 वर्ष से पुराना अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उनको एफिडेविट बनवाना है, जिससे वो अगले 3 वर्ष के लिए वैलिड हो जाएगा। तो आपको जो भी OBC MBC कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं उनको एफिडेविट बनवाना है, यदि उनका 1 वर्ष से पुराना जाति प्रमाण पत्र है, जिससे वो 3 वर्ष के लिए वैलिड हो जाएगा। SC एंड ST इन कैटेगरी के लिए किसी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र में चेंज नहीं करवाना है, उनका जाति प्रमाण एक बार का बना हुआ ही हमेशा के लिए कार्य करता है। अब बात करते हैं अगले डॉक्यूमेंट की।
अगला डॉक्यूमेंट आपका क्या रहने वाला है। देखिए 5 नंबर पॉइंट तक हम पहुंच गए हैं। अब अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो अगला डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहने वाला है। 6 नंबर पर आपको चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट। केवल जिनकी शादी हुई है उनको। जिन भी कैंडिडेट्स की शादी हुई है उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जिनमें आपके दोनों के अर्थात आपके हस्बैंड एंड वाइफ अर्थात दोनों कैंडिडेट्स के फ़ोटो होने ज़रूरी हैं। अब बात आती है अन्य प्रमाण पत्र में। अन्य प्रमाण पत्र किन को लेकर जाने हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के मन में वहम है कि हमें ये ले जाने हैं, तो किन किन को ये लेकर जाने हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें आपको विधवा, तलाकशुदा, एक सर्विसमैन या स्पोर्ट पर्सन, जो भी स्पोर्ट संबंधित खिलाड़ी है उनको अपना संबंधित जिस भी कैटेगरी से उन्होंने अप्लाई किया है इनमें से उससे संबंधित सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर जाना है। जो भी तलाकशुदा है उनको कोर्ट की डिक्री वगैरह लेकर जानी है। इसके बाद आती है पुनर्विवाह करने और नहीं करने संबंधी घोषणा पत्र, ये भी आपको साथ में लेकर जाना है। दिव्यांगजन की बात करें तो जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं अर्थात पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको अपना निःशक्तता प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाना है। निःशक्तता प्रमाण पत्र को जो है चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको साथ में लेकर जाना है। आपका जो पीएच का जो निःशक्तता की जांच होने वाली है जो 40% होनी चाहिए, ये आपकी किसी हॉस्पिटल में कराई जाएगी। जिनका जयपुर में डीवी होता है जिन भर्तियों में, उनका एसएमएस में कराई जाती है। अब आपका अजमेर में हो रहा है तो आपकी उसी के अकॉर्डिंग किसी हॉस्पिटल में आपकी निःशक्तता की जांच करा ली जाएगी, उसके बाद आपका डीवी होगा। इसके बाद आ जाती है बात करेक्टर सर्टिफिकेट की। करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको क्या चाहिए, तो करेक्टर सर्टिफिकेट में आपको एक आपने जिस भी लास्ट संस्था से एकेडमिक की है, लास्ट संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि वहाँ का प्रिंसिपल इसे बनाकर आपको देने वाला है। उस पर प्रिंसिपल के साइन होंगे, अर्थात लास्ट संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए। 2 CC अर्थात करेक्टर सर्टिफिकेट आपको किसी भी गजेटेड ऑफिसर से बनवाने हैं, अर्थात गजेटेड बोले तो राजपत्रित, जिनके पास मोहर होती है, राजपत्रित अधिकारी से आपको बनवाने हैं। ये आपका करेक्टर संबंधी यही 2 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, एक लास्ट संस्था का और 2 गजेटेड ऑफिसर का। और राजपत्रित अधिकारी के ये दो CC बनेंगे, ये अलग अलग से होने चाहिए, अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से बनवाए होने चाहिए। इसके बाद आती है हस्तलिपि। हस्तलिपि का फॉर्मेट डॉक्यूमेंट की लिस्ट के साथ आपको डाल दिया था, उसका आपको हस्तलिपि बनाकर लेकर जाना है, अर्थात आपकी राइटिंग की जांच के लिए ये आपसे लिया जाता है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेकर जाने हैं और वो नवीनतम होने चाहिए।
अर्थात लेटेस्ट जो फ़ोटो आपने खिंचवाए हैं वो आपको लेकर जाने हैं। अगर आपके पास फॉर्म जिस टाइम भरा था उस टाइम के फ़ोटो हों तो और बेटर रहेगा। आईडी कार्ड, आईडी कार्ड में जैसे हम बात करें तो आपको आधार कार्ड जिसमें आपका फ़ोटो हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पहचान पत्र जो भी हो वो आपको लेकर जाना है। मैक्सिमम कैंडिडेट आधार कार्ड ही लेकर जाते हैं जो एक बेटर है, या लाइसेंस ये आपको लेकर जाने हैं। अगली बात करें तो नाम में त्रुटि या वर्तनी त्रुटि से रिलेटेड एफिडेविट भी आपको साथ में लेकर जाना है। जिसमें हम बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट का नाम नितिन सभी डॉक्यूमेंट्स में है और किसी डॉक्यूमेंट अर्थात मार्कशीट में यदि नितिन है और जाति मूल में यदि आपका नाम इस तरह से नितिन लिखा हुआ है तो आपको इसका जो इसमें मात्रा की गलती है उसके संबंधित आपको एफिडेविट बनवाना है। और ध्यान रहे जो एफिडेविट आप बनवाएं मात्रा की गलती का तो वो आपको इस नाम अर्थात जो मार्कशीट्स में है 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग बनवाएं कि ये मेरा सही है, ये मेरी गलती से बन गया है और ये दोनों कैंडिडेट एक ही हैं। इस तरह से आपका एफिडेविट बनने वाला है नाम में प्रॉब्लम का। अगली बात करें तो इसी टॉपिक में किस तरह से गलती हो सकती है जिसका आपको बनवाना होगा। तो यदि किसी का नाम किसी डॉक्यूमेंट में ब्रजलाल है और मार्कशीट में यदि यह है सभी मार्कशीट में इस तरह से लिखा हुआ है, जाति मूल में इसी तरह से लिखा हुआ है किसी पिताजी का नाम या कैंडिडेट वगैरह का नाम, तो आपको इससे संबंधित भी स्पेस से संबंधित भी आपको एफिडेविट बनवा लेना है। क्योंकि वैसे ये ज़्यादा कॉमन बात है लेकिन कुछ टीम मेंबर इसका भी एफिडेविट मांग लेते हैं, तो आपको पहले से रेडी रहना है। और आप रिस्क पर भी जा सकते हैं, आप वहाँ पर जाकर भी अगर नहीं मांगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मांगते हैं तो आप वहाँ पर भी कोर्ट वगैरह में जाकर या तहसील में जाकर बनवा सकते हैं। तो इसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। बट मुझसे इसका मांगा था तो मैंने ये बना कर दिया था। अगली बात करें तो किस तरह से गलती हो सकती है। यदि किसी का नाम मार्कशीट में राम है और अदर डॉक्यूमेंट्स में राम कुमार है अर्थात कुमार संबंधी जो गलती है तो इससे संबंधित भी एफिडेविट आपको बनवाना होगा। इसका आपको ज़रूर से ज़रूर बनवा कर ले जाना है जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब बात करते हैं चेकलिस्ट आपको वहीं पर मिलने वाली है। वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होने के बाद आपके पास यदि पूरे डॉक्यूमेंट होंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आप पर से चेक लिस्ट पर साइन करवा लेंगे कि डॉक्यूमेंट इनके सब ठीक हैं और आपको आगे भेजेंगे। इन सब डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक, इन सब की आपको दो दो प्रति साथ में लेकर जानी है, प्लस सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं। अब बात करते हैं स्टाम्प वाले डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनने वाले हैं। 50 रुपये के स्टाम्प पर आप इसे बनवा सकते हैं। इसमें आपका शादी रिलेटेड, दहेज, धूम्रपान और तंबाकू और संतान कि 2 संतान हम पैदा करेंगे, इससे अधिक नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड आपके 50 रुपये के स्टाम्प पर आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है, स्टाम्प बनवाना है, एफिडेविट जिसे बोलते हैं। और ये सब आपको 2 प्रति में लेकर जाने हैं और अपने पास रखने के लिए एक कॉपी और आप करा लेनी है, अर्थात 3 कॉपी में आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं।
2 कॉपी इसको वो अपने पास रख लेंगे और 1 कॉपी इसको आप संभाल कर अपने पास रख सकते हैं, जिनकी आपको भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय अनुसंधान।